गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा इसकी फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि इसकी फोर्थ यूनिट शुरू हो चुकी थी। उसके संबंध में हमने श्री अरविंद घोष की बात करी थी, स्वामी विवेकानंद की बात करी थी और आज हम शुरू कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, जो कि गुजरात में है। काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, जो कि गांधी जी का जन्मदिन होता है उस दिन। इनके पिता का नाम, गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। आपको पता होगा कि गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके नाम में इनके पिताजी का नाम जुड़ा हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अब अगर हम गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो बाल्यावस्था थी वो पोरबंदर में व्यतीत हुई थी और वहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करी थी। लेकिन जब ये 7 वर्ष के हुए तब ये अपने पिताजी के साथ राजकोट चले गए थे। वहां पर एक विद्यालय में इनके पिताजी ने इनका दाखिला कराया, लेकिन गांधी जी शुरू से ही बहुत संकोची स्वभाव के थे, बहुत शांत रहते थे और संकोची स्वभाव के थे। बचपन में इन्होंने श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक पढ़ा था, श्रवण पितृभक्ति। तो उस नाटक ने इनके मन मस्तिष्क पर इतना गहरा असर किया कि इनका ज्यादातर समय अपने माता पिता की सेवा में बीतता था और यहीं से इनके हृदय में सत्य का बीजारोपण हुआ या सत्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। गांधी जी के मन मस्तिष्क में या उनके हृदय में जो सत्य का बीज पड़ा वो पड़ा ये श्रवण कुमार जो नाटक था, श्रवण पितृभक्ति, इसको देखने के बाद। इसके बाद गांधी जी ने 1885 में मैट्रिक की परीक्षा पास करी 1885 में और 1891 में इन्होंने क्या किया, 1891 में यह इन्होंने धीरे धीरे बैरिस्ट्री की परीक्षा भी पास करी। 1891 में बैरिस्ट्री पास करके ये भारत आए। क्या हुआ कि जब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, उसके बाद ये वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश चले गए और बैरिस्टर बन गए और बैरिस्टर बनने के बाद 1891 में भारत वापस आ गए। लेकिन इसी बीच इनको 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा एक मुकदमे के सिलसिले में। 1893 में गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब इनका जो कहते हैं एक वास्तविक जीवन वो प्रारंभ हुआ दक्षिण अफ्रीका से। यहां पर इन्होंने भारतीयों की दशा को सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। यहां पर इन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करी। कब करी? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय आश्रम बनाया। अब यह आश्रम उनके शिक्षा प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला था। गांधी जी शिक्षा से संबंधित या सत्य से संबंधित जो भी प्रयोग करते थे वो टॉल्स्टॉय आश्रम में ही करते थे। तो एक तरह से ये गांधी जी की सत्य की प्रयोगशाला थी, जहां पर वो सत्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग किया करते थे। गांधी जी ने इंग्लैंड होते हुए 1914 में यह वापस आ गए। 1914 में जब ये वापस इंडिया आ गए तब इन्होंने क्या किया कि भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया और भारतीय राजनीति में
प्रवेश लेने के बाद इन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। इनकी दिशा थी कि हमें सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना है। और गांधी जी के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हो गया। तो यहाँ पर हमने बताया संक्षिप्त रूप से गांधी जी के जीवन के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी का जीवन दर्शन किस तरह का था, तो गांधी जी के जीवन दर्शन के विषय में रोम्या रोला ने कहा है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं रोमन रोनाल्ड। इन्होंने कहा है महात्मा गांधी वे मनुष्य थे जिन्होंने 30 करोड़ व्यक्तियों को विद्रोह करने के लिए उत्तेजित किया, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी और जिन्होंने पिछले 2000 वर्षों की मानव राजनीति में सबसे शक्तिशाली धार्मिक पुट दिया। तो ये कहा था रोमन रोनाल्ड ने। अब अगर हम बात करते हैं इनके जीवन दर्शन की, तो गांधी जी के जीवन दर्शन में मुख्य रूप से 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। ये 4 पॉइंट हमको याद रखने हैं। सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह, इन 4 चीजों की बातें करी गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी ने सत्य किसे कहा, तो गांधी जी ने कहा कि सत्य ही सब कुछ है। उनका सत्य पूर्ण सत्य है। उनके लिए सत्य और ईश्वर एक ही चीज है। सत्य या ईश्वर गांधी जी के लिए एक ही चीज है। इस संबंध में बीजी रे ने कहा है, बीजी रे, जिस वास्तविकता को गांधी जी ने अनुभव किया और जाना वही सत्य है। सत्य के माध्यम से ईश्वर को जाना जा सकता है। जब कभी कोई सत्य बोला जाता है, जब कभी कोई सत्य कार्य किया जाता है और जब कभी किसी सत्य की भावना का अनुभव किया जाता है, तब हम ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि सत्य का अस्तित्व है। गांधी जी के लिए सत्य और ईश्वर दोनों एक ही हैं। इन्होंने कहा, गांधी जी ने विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए। हमारे विचारों में सत्य होना चाहिए। हम जो बोलते हैं उसमें सत्य होना चाहिए और जो हम कार्य करते हैं उसमें भी सत्य होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट था इनका अहिंसा। अहिंसा से गांधी जी का मतलब था कि अब अहिंसा क्या है। गांधी जी का अहिंसा से मतलब ये था कि हमें किसी भी जीव के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी है। हमें कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, कभी किसी को नहीं मारना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, कभी किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखनी है। तो और क्या करना है, हमें समस्त जीवधारियों के बारे में अच्छी भावना रखनी है। अब आता है निर्भयता। निर्भयता से क्या तात्पर्य था गांधी जी का? गांधी जी ने कहा निर्भयता से मतलब है जैसे हमें बीमारी का भय होता है, मृत्यु का भय होता है, चोट लगने का भय होता है, संपत्ति विहीन होने का भय होता है, प्रियजन की मृत्यु का भय होता है, प्रतिष्ठा खोने का भय, अनुचित कार्य करने का भय। तो हमें इस तरह के भय नहीं होने चाहिए क्योंकि हमें हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना है। अब आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह से तात्पर्य है सत्य बल। सत्य बल के जिसको कि कहते हैं आत्म बल। गांधी जी ने
सत्य बल या आत्मबल को कहा है। सत्याग्रह, अब गांधी जी ने कहा सत्याग्रह के प्रयोग से प्रारंभिक स्तरों पर मैंने यह खोज की कि सत्य का अनुसरण इस बात की आज्ञा नहीं देता कि कोई व्यक्ति अपने विरोधी पर बल का प्रयोग करे। मतलब हमें अपने विरोधी पर बल का प्रयोग नहीं करना है, इसके विपरीत उसे धैर्य और सहानुभूति से गलत मार्ग से हटाना है। कारण यह है कि जो बात एक व्यक्ति को सत्य मालूम होती है वो दूसरे को असत्य प्रतीत हो सकती है। इस प्रकार इस सिद्धांत में सत्याग्रह का अर्थ है, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें या गांधी जी ने क्या अर्थ दिया सत्याग्रह का, तो गांधी जी ने कहा विरोधी को कष्ट देकर नहीं वरन अपने को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करना। हमें अपने विरोधी को या किसी को भी कष्ट नहीं देना है। कष्ट किसको देना है? हमें स्वयं अपने आप को कष्ट देना है, अपने को कष्ट देना है। अपने को कष्ट देंगे तो हमारा आत्मबल मजबूत होता चला जाएगा। अब आता है गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या था। ये तो हमने देखा गांधी जी का जीवन दर्शन। जीवन दर्शन के प्रमुख तत्व हमने देखे कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। तो ये तो इनके 4 मूल तत्व हो गए जीवन दर्शन के। अब बात करते हैं कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन किस प्रकार का था। तो अब अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन, तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन में इन्होंने शिक्षा के अर्थ को इस प्रकार से बताया कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास करना है। मतलब मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और उसकी आत्मा में पाए जाने वाले जो सर्वोत्तम गुण हैं, हमें उनका चतुर्मुखी विकास करना है। तो यहां पर बात करी गई उसके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की। गांधी जी का कहना था कि साक्षरता का ना तो कोई अंत है और ना कोई प्रारंभ है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। मतलब साक्षरता का कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। साक्षरता साध्य नहीं है, कोई अल्टीमेट गोल नहीं है कि हमें साक्षर होना है, बल्कि यह एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री दोनों को शिक्षित किया जा सकता है। अब गांधी जी ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए थे, इसमें इन्होंने 2 प्रकार के उद्देश्य बताए थे। एक तो इन्होंने बताया था शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य और दूसरा इन्होंने बताया शिक्षा का अंतिम उद्देश्य। अब अगर हम शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य की बात करें तो तात्कालिक में गांधी जी के अनुसार शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्यों में पहला है बालक को बड़े होने पर जीविका उपार्जन करने के योग्य बनाना। बालक को पवित्रता प्रदान करके उसके चरित्र का निर्माण करना। बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों शक्तियों का विकास करके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। नेक्स्ट कहा समस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। गांधी जी ने चरित्र निर्माण पर सबसे ज्यादा बल दिया था। इसके बाद दूसरा उद्देश्य था अंतिम उद्देश्य। तो अंतिम उद्देश्य में गांधी जी ने कहा अंतिम वास्तविकता का अनुभव ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान है। अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान है। आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, ईश्वर का अनुभव, मैं कहां से आया हूं, स्वयं के बारे में जानने का प्रयास करना। तो 2 उद्देश्य यहां पर आपको बताए, तात्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। अब हम बात करते हैं इनके पाठ्यक्रम किस तरीके का था गांधी जी का। तो गांधी जी ने जो पाठ्यक्रम की बात करी
यहाँ पर इन्होंने बात करी थी अपनी शिक्षा में, जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इन्होंने बात करी थी आधारभूत शिल्प, मातृभाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, कला, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, शारीरिक शिक्षा। ये इन्होंने पाठ्यक्रम के विषय बताए थे। अब शिक्षण विधि अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने अपनी शिक्षण विधि में सहयोगी क्रिया, नियोजन, यथार्थता, पहलकदमी और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल दिया है। देखिए, रिपीट कर रही हूं, इनकी शिक्षण विधि में सबसे जरूरी बात इन्होंने बताई सहयोगी क्रिया, मतलब मिलजुल करके कार्य करना। इसके बाद इन्होंने बात करी नियोजन, यथार्थता, पहलकदमी और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात इन्होंने करी है। गांधी जी ने एक और बात करी शिक्षण विधि में, इन्होंने कहा कि बच्चे को अगर हम वर्णमाला के अक्षर बताना चाहते हैं, जैसे अगर हम उसको छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सब वर्णमाला के अक्षर बता रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम उसे ड्राइंग करना सिखाएं। इसके बाद करके सीखना, अनुभवों द्वारा सीखना और सीखने की प्रक्रिया में समन्वय, इस प्रकार की शिक्षण विधियां गांधी जी ने दी थी। अब जब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करी थी, तो वहां पर गांधी जी ने शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। जो इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम में शिक्षण विधि बताई, उसमें इन्होंने कहा कि जो काम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात गांधी जी की, कि जो काम शिक्षक स्वयं ना करे उसको छात्रों से भी ना करवाए। अर्थात बालक के साथ साथ शिक्षक को भी शारीरिक श्रम का काम आना चाहिए। मतलब जो काम शिक्षक खुद करे वही काम वो छात्रों से करवाए। अगर शिक्षक शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो वो छात्रों से करवाएं, लेकिन अगर वो शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं तो वो छात्रों से शारीरिक श्रम नहीं करवा सकते। इनका कहना था गांधी जी का सबसे बड़ी बात थी कि गांधी जी पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग के घोर विरोधी थे। ये कहते थे कि जब हम शिक्षण दे रहे हैं तो उसमें इन्होंने पाठ्यपुस्तकों का विरोध किया। इनका कहना था कि छात्र की पाठ्यपुस्तक तो शिक्षक स्वयं होता है, वे मौखिक शिक्षा पर अधिक बल देते थे। इनका विचार था कि मौखिक शिक्षा पद्धति अधिक टिकाऊ होती है, मतलब वो अधिक लॉन्ग लास्टिंग होती है अगर हम मौखिक रूप से छात्र को करके कोई चीज बताते हैं या दिखाते हैं। मौखिक शिक्षा, इनका कहना था कि जैसे मौखिक शिक्षा में इन्होंने कहा कि अगर हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं तो वो छात्र के लिए उपयोगी साबित होगी। शिक्षक शिष्य ना बने, शिक्षक शिष्य ना बन जाए, वह शिष्य से सीखे। मतलब शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक शिष्य बन जाए, शिक्षक शिष्य बन जाए और शिष्य से सीखे। गांधी जी ने इस भारतीय परंपरा पर बल दिया कि शिक्षक और शिष्य एक ही प्रक्रिया में बराबरी के हिस्सेदार होंगे। शिक्षक शिष्य के रूप में भी कार्य करेगा और शिक्षक के रूप में भी, मतलब जब वो खुद शिष्य के रूप में कार्य करेगा तब वो और शिष्यों के, जब और विद्यार्थियों के संपर्क में आएगा तो वो बेहतर तरीके से उनके संग ज्ञान का आदान प्रदान कर सकेगा। अर्थात शिक्षक को स्वयं शिष्य की भांति व्यवहार करना है। अब अगर गांधी जी के अनुशासन की बात करें तो ये बच्चों को शारीरिक दंड देने के बहुत ज्यादा विरोधी थे। बच्चों को शारीरिक दंड देने के विरोधी थे। इन्होंने कहा था कि अगर हम शारीरिक दंड देंगे तो जब भी हम किसी को दंडित करते हैं तो उसके पीछे एक क्रोध की भावना छुपी हुई होती है और हमें क्रोधित होकर दंड नहीं देना है। तो शिक्षा की प्रक्रिया प्रेम से ओतप्रोत होनी चाहिए। जब हम छात्र को शिक्षित कर रहे हैं तो शिक्षा की प्रक्रिया प्रेम से ओतप्रोत होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर कठोर अनुशासन का कोई कार्य नहीं है। इसके बाद शिक्षक के स्थान में इन्होंने कहा
कि शिक्षक जो कार्य कर सकता वो है प्रकाश स्तंभ, संकेत बोर्ड, संदर्भ पुस्तक, शब्दकोश, द्रावक और शिक्षा की जटिल प्रक्रिया को गति देने का कार्य शिक्षक कर सकता है। अंग्रेजी में कह सकते हैं द रोल दैट अ टीचर कैन प्ले इज टू बी अ लैम्प पोस्ट, अ साइन बोर्ड, अ रेफरेंस बुक, अ डिक्शनरी, अ डिसॉल्वेंट, अ कंपाउंड प्रोसेसर। तो यहां पर इन्होंने शिक्षक के बारे में बताया। गांधी जी ने उच्च शिक्षा के संबंध में भी बात करी थी। उच्च शिक्षा के संबंध में भी गांधी जी ने अपने विचार रखे थे। उच्च शिक्षा के संबंध में गांधी जी का कहना था कि राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं वो केवल परीक्षा लेने और पाठ्यक्रम बनाने का कार्य करें और उससे क्या करेंगे, जो फीस होगी उससे विश्वविद्यालयों का खर्चा निकालेंगे। इनका कहना था कि उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र में रखा जाए। विश्वविद्यालय पूरे शिक्षा के पाठ्यक्रम को देखें। स्कूलों पर विश्वविद्यालयों का नियंत्रण होना चाहिए। विश्वविद्यालय ही एक केंद्रीय शिक्षा विभाग का संचालन करें। मतलब इन्होंने विश्वविद्यालयों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इन्होंने कहा कि स्कूलों का नियंत्रण भी विश्वविद्यालयों को करना चाहिए और विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब देखिए, यहां तक तो बात हुई गांधी जी, उनका जीवन दर्शन, उनका किस तरीके का लाइफ स्टाइल था, उनकी शिक्षा, उनके शिक्षा के सिद्धांत, जो भी गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत करे। अब बात आती है जिससे मुख्य रूप से गांधी जी जुड़े हुए हैं, जो गांधी जी ने एक बहुत खूबसूरत भेंट या बहुत खूबसूरत गिफ्ट दी भारत को। अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं बुनियादी शिक्षा। अविनाश लिंगम के शब्दों में देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का, बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बुनियादी शिक्षा एक ऐसा उपहार है जिसने कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस उपहार को हम नई तालीम या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। चाहे आप इसको बुनियादी शिक्षा कहें, चाहे वर्धा शिक्षा योजना कहें, बात एक ही होगी। अब गांधी जी ने यह उपहार 1937 में दिया था। 1937 में गांधी जी ने वर्धा में बुनियादी शिक्षा की बात करी थी। अब यहां पर 1937 में वर्धा शिक्षा योजना आई है, ध्यान रखिएगा, 1937 वर्धा शिक्षा योजना। अब इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार में बताते हैं आपको। सन 1937 में गांधी जी वर्धा में थे। अब यहां पर क्या हुआ कि वहां पर वो एक मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती, एक स्कूल था जिसकी की रजत जयंती समारोह में 22 और 23 अक्टूबर को शामिल हुए 1937 को। तो वहां पर भारत के उन्हें प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, राष्ट्रीय नेता और समाज सुधारक सभी से उनका मिलना हुआ और जिसको कि नाम दिया गया वर्धा शिक्षा सम्मेलन को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। अखिल भारत, देखिए वर्धा शिक्षा सम्मेलन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, बुनियादी शिक्षा, ये सब एक ही चीजें हैं और सबका ईयर है 1937। तो यहां पर गांधी जी ने बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी। तो यहां पर गांधी जी ने कहा था, देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। ये बात हो रही है 1937 की, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत आजाद हुआ है
इसके 10 साल बाद 1947 में। तो गांधी जी ने कहा, देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। इस शिक्षा द्वारा जो लाभ होता है उसने देश का कर देने वाला प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके, पर इसमें अंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाए। सर्वोन्मुखी विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहां तक हो सके किसी उद्योग के द्वारा दी जाए। मतलब अगर हम चाहते हैं कि बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो या उसका शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास हो, तो उसकी शिक्षा को किसी न किसी उद्योग से जोड़ दिया जाए, जिससे पढ़ाई का खर्चा भी निकले। यह जरूरी है कि सरकार उन बनाई हुई चीजों को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद ले। अब जब छात्रों को उद्योग से जोड़ दिया तो ये जरूरी हो जाता है कि सरकार उनके द्वारा बनाई गई चीजों को खरीदे, और किस कीमत पर खरीदे? वो कीमत जो राज्य द्वारा निर्धारित करी गई है। अब वर्धा शिक्षा योजना के बारे में अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन की राय में राष्ट्र के सब बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि 7 वर्ष की संपूर्ण शिक्षा अवधि में इसका जो मेन जो सेंटर पॉइंट है, जो भी हमारा जो मुख्य बिंदु है, वो क्या होना चाहिए? किसी भी प्रकार का हस्तशिल्प होना चाहिए, कोई भी हैंडीक्राफ्ट का काम, जिससे कुछ ना कुछ मुनाफा हो, कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति हो। बच्चों को जो भी शिक्षा दीक्षा दी जाए वह केंद्रीय हस्तशिल्प के से संबंधित होनी चाहिए। हम जो भी शिक्षा उनको दे रहे हैं वो किसी ना किसी हस्तशिल्प से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो उनका कहना था कि इस पद्धति से अध्यापक के वेतन का खर्चा भी निकल आएगा। मतलब अध्यापक का जो वेतन है वो भी देने में आसानी रहेगी अगर हम शिक्षा को किसी ना किसी शिल्प से जोड़ देते हैं, किसी ना किसी उद्योग से जोड़ देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि वर्धा शिक्षा योजना, इसकी रूपरेखा क्या है, तो इसकी रूपरेखा वही जैसा भी मैंने पहले आपको बताया कि बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी न किसी आधारभूत शिल्प से होना चाहिए, किसी न किसी बेसिक क्राफ्ट से। जो कुछ भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका संबंध किसी न किसी बेसिक क्राफ्ट से होना चाहिए। शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाना चाहिए। देखिए, हम जो भी शिल्प का ज्ञान उनको दे रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे की योग्यता कितनी है, और जहां पर पढ़ाई हो रही है, जो भी स्थान है, जो भी जगह है, उसके आसपास उसके लिए मतलब कहते हैं कि उसकी कितनी आवश्यकता है। देखिए, जब किसी चीज की आवश्यकता होगी, उसकी नीड होगी, उसकी डिमांड होगी, तभी वो चीज निकलेगी, या हम कह सकते तभी बच्चे जो भी शिल्प का काम करेंगे वो एक अच्छे प्रकार से काम करेंगे और उससे उनका खर्चा भी निकल आएगा। तो जगह की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जगह की आवश्यकता और बालक की योग्यता, बालक की योग्यता के अनुसार ही हमें उसको शिल्प का ज्ञान देना है। इनका कहना था कि चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि बालकों को अच्छा शिल्पी बना करके उनको स्वावलंबी बनाए। स्वावलंबी में सेल्फ डिपेंडेंट बने। मेन चीज क्या थी कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो अपने पैरों पर खड़ा हो, वो आत्मनिर्भर बने।
और शिक्षा का बालक के जीवन, शिक्षा का बालक के जीवन से उसके घर, उसके गांव, उसके गांव के, उसका घर, उसका गांव, उसके गांव के जितने भी उद्योग हैं, जो भी व्यवसाय है गांव के, उससे उसका जो है वो घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अब इसका नाम बुनियादी शिक्षा क्यों पड़ा? बुनियादी शिक्षा नाम इस तरह से पड़ा कि अंग्रेजी में बेसिक को हम कहते हैं बेसिक, आधारभूत, और उर्दू में अर्थ होता है बुनियादी। बेसिक शब्द का अगर हम हिंदी रूपांतर करें तो बेसिक शब्द हिंदी में कहलाता है आधारभूत, और उर्दू में कहते हैं बुनियादी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आधारभूत या बुनियादी, दोनों ही का अर्थ आपका बेसिक एजुकेशन है। यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन के आधार पर मानी गई। हमारे देश की जो भी संस्कृति है, जो भी हमारे देश की सभ्यता थी, उसको ध्यान में रख करके इस शिक्षा को दिया गया। यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य संपत्ति है। यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय की एक आधारभूत संपत्ति है कि प्रत्येक भारतीय को बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा आनी ही चाहिए। उसको किसी ना किसी क्राफ्ट का ज्ञान तो होना ही चाहिए, जिससे कि वो किसी न किसी व्यवसाय का चयन कर सके। उसको जिस भी क्राफ्ट का, जिस भी हस्तशिल्प का उसको ज्ञान है, उसके आधार पर वो अपने व्यवसाय का चयन करे, खुद का व्यवसाय प्रारंभ करे और अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी बने। गांधी जी ने कहा, बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के, चाहे वो बच्चे नगर के हों, गांव के हों, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। देखिए, रिपीट कर रही हूं, बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वो नगर के हों या गांव के हों, कहीं के भी हों बच्चे, उन्हें भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करते हैं। अब हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट पहला आधारभूत शिल्प, बेसिक शिल्प। इसमें कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन बनाना, पुस्तक कला, कागज और कार्डबोर्ड का काम पुस्तक कला में, मछली पालना, फल और सब्जी की बागवानी, गृह विज्ञान और कोई भी शिक्षाप्रद हस्तशिल्प। दूसरा इनका था, पहला था आधारभूत शिल्प, दूसरा इन्होंने कहा मातृभाषा। इनका जो पाठ्यक्रम था, जो बुनियादी शिक्षा का सिलेबस था, उसकी बात हो रही है। उस सिलेबस में पहला था आपका आधारभूत शिल्प, दूसरा आया मातृभाषा, तीसरा गणित, नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन, जिसमें कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की बात करी गई। इसके बाद आया सामान्य विज्ञान, जिसमें प्रकृति अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, महान अन्वेषकों और वैज्ञानिकों की कहानियां। नेक्स्ट कला, संगीत और चित्रकला, हिंदी, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और खेलकूद। तो इस प्रकार से गांधी जी ने यहाँ पर बात करी बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की। अब हम बात करते हैं कि बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य। तो बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों में कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। आर्थिक उद्देश्य, प्रत्येक बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के बाद किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगकर स्वावलंबी बनना चाहिए। आर्थिक उद्देश्य क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना। उसके बाद दूसरा उद्देश्य था नैतिक उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य में गांधी जी ने कहा, मैंने हृदय की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोत्तम स्थान दिया है। जब बात होती है नैतिक, तो वहां पर बात करी इन्होंने चारित्रिक निर्माण की, या चरित्र निर्माण की बात गांधी जी ने करी। इसके बाद तीसरा उद्देश्य गांधी जी ने दिया सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य के संबंध में गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इन्होंने कहा, यदि किसी स्थिति में पहुंचकर
एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत जरूरी था कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराया जाए, क्योंकि अगर किसी स्थिति पर पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है, या तो उसको पता ही नहीं कि उसके पूर्वजों ने क्या क्या काम किए, या उसे अपनी संस्कृति पर अगर शर्म आ रही है, तो ऐसी संस्कृति बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जरूरी है कि उनको प्राचीन समय के जो भी आदर्श थे, जो विचार थे, या जो भी हमारी संस्कृति थी, जो उनको नहीं पता वर्तमान पीढ़ी को, उन्हें उनके बारे में बताना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद गांधी जी ने कहा, नागरिकता का उद्देश्य देश का एक बेहतर नागरिक बनना। इनका कहना था कि जब नागरिकता के गुणों का विकास होगा तो हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे और एक बेहतर नागरिक बनेंगे। इसके बाद इनका कहना था त्रिविध विकास का उद्देश्य। त्रिविध मतलब एक थ्री फोल्ड डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी थी, एम ऑफ थ्री फोल्ड डेवलपमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्विज के लिए। त्रिविध विकास, इसमें इन्होंने कहा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। थ्री फोल्ड डेवलपमेंट में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो यहां पर गांधी जी ने कहा, देखिए तीनों याद रखिएगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यहां पर गांधी जी ने कहा मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वोत्मुखी विकास। शारीरिक शक्तियां, मानसिक शक्तियां और आध्यात्मिक शक्तियां, इसी को थ्री फोल्ड डेवलपमेंट कहा गया है। गांधी जी ने एक और बात करी थी, सर्वोदय समाज की स्थापना। सर्वोदय समाज की स्थापना। अब सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? सर्वोदय समाज में श्रम का महत्व होगा। गांधी जी ने कहा जब हम सर्वोदय की बात करते हैं तो यहां पर महत्व होगा श्रम का, यहां पर धन का कोई महत्व नहीं होगा। स्नेह और सहयोग की भावनाएं होंगी, घृणा नहीं होगी, अलगाव नहीं होगा, और सर्वोदय समाज में शोषण के स्थान पर सेवा होगी, निज हित के स्थान पर परहित होगा, और संचय की प्रवृत्ति के स्थान पर त्याग की प्रवृत्ति होगी। और बच्चों को इस सर्वोदय समाज के लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए बुनियादी शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो देखिए सर्वोदय समाज क्या था? सर्वोदय समाज में श्रम का महत्व होगा, धन का नहीं। स्नेह और सहयोग की भावनाएं होंगी, घृणा और पृथकता की नहीं। इस समाज में शोषण के स्थान पर सेवा, निज हित के स्थान पर परहित, और संचय की प्रवृत्ति के स्थान पर त्याग की प्रवृत्ति होगी। अब हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों की। बुनियादी शिक्षा के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है जन साधारण की शिक्षा। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों में सबसे पहले बात करी जन साधारण की शिक्षा। इस संबंध में गांधी जी ने कहा जन साधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है। जन साधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है, उसका अंत किया जाना अनिवार्य है, उसका अंत किया जाना अनिवार्य है। दूसरी बात की इन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। गांधी जी ने भारत के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात करी। तीसरी, स्वावलंबी शिक्षा। गांधी जी ने कहा, इन्होंने बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत की ओर संकेत करते हुए कहा, स्वावलंबी शिक्षा, सच्ची शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा से पूंजी के अतिरिक्त वह सब धन मिल जाना चाहिए
जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया जाए। पूंजी के अतिरिक्त वह सब धन मिल जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट गांधी जी का सिद्धांत था सामाजिक शिक्षा। गांधी जी का कहना था कि जब हम सामाजिक शिक्षा की बात करते हैं, जिसका कि हमारा मूल मंत्र है प्रेम, न्याय, सत्य, अहिंसा, तो जब बच्चे बुनियादी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो सामाजिक शिक्षा अपने आप ही ग्रहण करते चले जाएंगे। रायबर्न का कथन था, बुनियादी विद्यालय एक वास्तविक सामाजिक इकाई बन जाता है। बुनियादी विद्यालय एक वास्तविक सामाजिक इकाई बन जाता है और बच्चों को साथ साथ रहने की कला का वास्तविक प्रशिक्षण मिलता है। मतलब वो साथ साथ रहे तो उसका भी उनको एक तरह से वास्तविक प्रशिक्षण मिल जाता है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा का आधार ही यही है कि सहयोग के साथ काम करना है। हम जो भी काम करेंगे, जिस भी शिल्प के लिए हम काम करेंगे, जो भी हम क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें समूह में रह करके ही करेंगे। इसके बाद हस्तशिल्प की शिक्षा। बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प जो है वो हमारा मेन केंद्र हस्तशिल्प है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, तो बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इनका कहना था कि इतिहास हमें बताता है कि किसी देश की संस्कृति का विनाश करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी देश की संस्कृति का विनाश कर दें, तो हमें उसके साहित्य का विनाश कर देना होता है। तो अगर संस्कृति का विनाश हो रहा है तो साहित्य का विनाश होता चला जाता है। तो अंग्रेजों ने यही बात करी थी, इसी वजह से वो अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आए थे। तो बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर तो शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाएगी। और लास्ट था इसमें इनका शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम से गांधी जी ने कहा बालक के शरीर के अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग करके उसके मस्तिष्क को विकसित करने की सर्वोत्तम और शीघ्रतम विधि है। शारीरिक श्रम क्या है? बालक के शरीर के अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग, उसके मस्तिष्क को विकसित करने की सर्वोत्तम और शीघ्रतम विधि है। अगर बच्चा अपने शरीर के अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग करेगा तो उसके मस्तिष्क का विकास बेहतर तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं कि बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि बुनियादी शिक्षा एक क्रिया प्रधान शिक्षा है, जहां पर कि बच्चों में सक्रियता बनी रहती है। उसके बाद ये बालक प्रधान शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। एक नई तालीम बाल केंद्र शिक्षा है और बालक क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है। यहाँ पर बालक क्या कर रहा है? काम कर रहा है और ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ही करता चला जा रहा है। इसके बाद गृह, स्कूल और समाज में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे घर में, स्कूल में और समाज में बालक हस्तशिल्प की शिक्षा प्राप्त करके अपने गृह, स्कूल और समाज में एक समान प्रकार का वातावरण पाता है। इसके बाद आर्थिक आधार। तो बुनियादी शिक्षा का प्रयोजन बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना है। अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो तो बुनियादी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद सामाजिक आधार। अब सामाजिक आधार में इन्होंने कहा कि जब बुनियादी शिक्षा होगी तो बच्चे के अंदर स्नेह की भावना, सहयोग की भावना, सहनशीलता की भावना, मिलजुल करके कार्य करने की भावना अपने आप ही विकसित होती चली जाएगी। सहयोग है, संगठन है, न्याय है, मिलजुल करके कार्य करना है, सेल्फ कंट्रोल है, आत्म संयम, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बालक में स्वतः ही विकसित होते चले जाएंगे। और इन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक आधार तो इसका है ही। मनोवैज्ञानिक आधार में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से बालक को देखते हैं तो यहाँ पर जब बालक को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर मिलते हैं
तो उसके अंदर आत्मसंतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद बात करें शारीरिक श्रम का सम्मान और ज्ञान की अखंडता। इनका कहना था कि बुनियादी शिक्षा में विभिन्न प्रकार के ज्ञान हम एक साथ बच्चे को दे रहे हैं। मतलब बुनियादी शिक्षा में ज्ञान को एक अभिन्न और अखंड इकाई माना गया है। अतः शिक्षा के सब विषयों को अलग अलग विभाजित करके नहीं रखा गया और ना ही उनको अलग अलग प्रकार से उनका ज्ञान दिया गया। यहाँ पर सारे विषयों को मिला करके ज्ञान दिया गया। तो इसीलिए हमने कहा ज्ञान की अखंडता, मतलब जो ज्ञान है वो हम समग्र रूप से दे रहे हैं, उस ज्ञान को हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि पहले हमने एक विषय पढ़ा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हम समग्र रूप से सारे विषयों का ज्ञान बालक को दे रहे हैं। अब वर्धा योजना को भारत की निरक्षरता की महान समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किए जाने वाले प्रयासों में सबसे साहसी और संपूर्ण माना जा सकता है। शिक्षा के संबंध में जो भी प्रयास किए गए उसमें वर्धा शिक्षा योजना को एक तरह से बहुत साहसी प्रयास और संपूर्ण प्रयास माना